सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आप लोग लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं रोज़ आपके लिए आता हूँ। तो उसी श्रृंखला को हम लोग आज आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश विशेषांक, जैसा कि हमने जो है बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। तो हम आप लोगों को छोटे वीडियो के माध्यम से चीज़ें अच्छी देने वाले हैं। तो आज हमारा जो वीडियो अगला होने वाला है ये हमारा अनुसूचित जनजातियों को लेके रहने वाला है। बहुत ही कम मैटर है, कुछ ही मिनटों का हमारा जो है ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानेंगे और जो भी प्रश्न वगैरह आएंगे इनको आप आराम से करेंगे। तो बिना देर लगाए हम लोग जो है अपने टॉपिक पे चल रहे हैं और देख लेते हैं कि कहाँ क्या है। तो सबसे पहले बात आ जाती है हमारी कि ये अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियाँ जो हमारी हैं, एक प्रकार से इन लोगों का जो सामाजिक स्तर है हम लोगों के सामाजिक स्तर से थोड़ा सा निम्न है। मतलब देखने में ये लगेगा आप लोगों को कि ये थोड़ा सा जो सांस्कृतिक रीति रिवाज वगैरह है या जो पहनावा वगैरह है ये हमसे जो है इनका अलग है। और ये लोग जो होते हैं, अगर सरकार की निगाह में देखा जाए या वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये पर्यावरण हितैषी लोग होते हैं। क्योंकि जैसे कोई पेड़ पौधे हो गए या जंतुओं का संरक्षण वगैरह हो गया तो ये लोग जो है चल चल के एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं। तो इस वजह से ये जनजातियाँ वगैरह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए देखा जाए थोड़ा सा जनजातियों के बारे में। होता क्या है, पहले जब हमारा जो यहाँ पर उपनिवेशवाद होता है किसका, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों के उपनिवेशवाद के समय में जनगणना तो कराई गई थी, लेकिन क्या था, उन्होंने जो है इन जनजातियों को अलग से जो है जनगणना नहीं कराई। क्योंकि उनका औचित्य भारत में ये देखना नहीं था कि कौन से लोग हैं। उनका बस सीधा साधा मतलब था कि नए नए नियमों को किसी हिसाब से जो है यहाँ पर लाया जाए और जनता को भ्रमित करके कुछ दिन के लिए उसको जो है आगे अपना समय व्यतीत किया जाए। लेकिन जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र होता है उसके पश्चात यहाँ पर सरकार हमारी बनती है और जो आने वाली सरकार वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइडेशन करती हैं कि देखा जाता है कि कहाँ पर कौन सी हमारी जो है जनजाति है या कौन से लोग हैं, उनको गणना का कार्य शुरू होता है। तो उन्हीं में से अब जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो उन्हीं में से हमारी जो है ये जनजातियों की गणना की गई है। तो देख लिया जाए जैसे क्या होता है, हमने देखो यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से सब लिखने का प्रयास किया हुआ है, आप लोगों को बताने का प्रयास भी हम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, प्रथम बार सूचीबद्ध जनजातियाँ कितनी थी, तो 5 जनजातियाँ थीं। मतलब पहली बार जब जनगणना हमारी हुई किसकी, जनजातियों को, तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5 समूह देखने को मिलते हैं। और ये बात कब की है, तो ये बात 1967 की है। ये आप सन याद रखिएगा क्योंकि आपसे ये सन पूछेगा कि जरा बताइए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, तो आप बताएंगे 1967 में। और पूछेगा कि कितनी जनजातियां सूचीबद्ध की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया था। 5 में कौन कौन सी थी, एक हमको देखने को मिलती है थारू, एक हमको देखने को मिलती है बुक्शा या इसी को हम लोग कहते हैं भोक्शा, और एक हमको मिलती है यहाँ पर राजी, एक मिलती है जौनसारी और एक हमको मिलती है देखने को भूटिया। तो ये कुल मिला के कितनी हो गई हमारी जनजातियाँ, 5 जनजातियाँ हो गई हैं। उसके बाद देखते हैं जब देखा गया कि ये 5 हैं तो हमारा जो जनगणना आयुक्त होता है तो बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि केवल ये 5 ही इनका समुदाय होगा। उसके बाद फिर हमारी जो है क्या होती है, यहाँ पर गणना होती है और ये गणना हमारी कब की जाती है, 2003 का, यानी जनगणना जो हमारी 2001 की हुई है उसी के तुरंत 2 साल बाद ये हमारी जो है गणना की जाती है। तो हमने देखो यहाँ पर लिख दिया है। दूसरी बात, सूचीबद्ध जनजातियाँ कितनी थी, यहाँ पर 10 थी। कितनी जनजातियाँ थी, 10।
अब हम 10 जनजातियों को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पहली एक जनजाति देखने को मिलेगी यहाँ पर गोंड, दूसरी हमको मिलेगी यहाँ पर खरवार, तीसरी हमको मिलेगी सहरिया, चौथी मिलेगी परहिया, उसके बाद पंखा। अच्छा, ये जो परहिया लिखा है इसको पहरिया भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर मिलेगी अगरिया, उसके बाद मिलेगी पटारी, पटारी के बाद चेरो, चेरो के बाद भुइया, भुइया के बाद बैगा। तो कुल मिला के इस समय की अगर हम बात करेंगे तो टोटल उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियां देखने को हमको मिलेंगी कितनी? 15। शायद आप लोगों को एक ये 1967 सन और एक आप लोगों को ये 2003 सन याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर होता है तो ये पुटअप करता है, तो इनको बहुत कायदे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जनगणना जो हमारी लगातार होती है 10 वर्ष के अंतराल पर। आप लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले जनगणना हमारी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन मेयो ने अनियमित जनगणना करवाई थी। अनियमित जनगणना क्या है? कोई ये निश्चित टाइमिंग नहीं थी कि हमको जो है 5 साल बाद करवाना है या 10 साल बाद करवाना है, ऐसी कोई टाइमिंग नहीं दी थी। तो उस जनगणना को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित जनगणना। लेकिन 1881 का समय आता है, 1881 में आ जाते हैं कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या करते हैं? निश्चित जनगणना, मतलब जिसको कहते हैं स्थायी 10, जो कि हमारा जो है 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो अभी जो जनगणना हमारी हुई है हाल ही में वो 2011 में हुई है, और जानते हैं कि 21 में होनी थी, लेकिन कोविड आ जाने के कारण जनगणना हमारी नहीं हो पाई। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में बोल रहे हैं कि 2024 में हम जनगणना जो है कराएंगे, चुनाव के बाद। लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, लोकसभा के चुनाव जो है चुनाव के बाद जनगणना होगी। उस जनगणना में डाटे हमारे अलग से आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दूसरी जनगणना न पढ़ना पड़े, इसी जनगणना से आप मतलब पढ़ के आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी। तो देख लेते हैं राज्य में जनसंख्या में जनजाति टोटल जो है संख्या में कितना है। अगर हम इनकी संख्या की बात करेंगे तो देखो लिखा हुआ है 11,34,273, यानी उत्तर प्रदेश में कुल टोटल जो हमारा अनुसूचित जनजातियां हैं कितनी हैं? 11,34,273। तो ये आपका डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। खास तौर से ये समीक्षा अधिकारी में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश PCS में पूछा जा सकता है डाटा। और जो अभी पुलिस का हमारा 17-18 को एग्ज़ाम लगा हुआ है फरवरी में, ये डाटा इसमें नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है ऐसे कौन से ज़िले हैं जहां पर ST हैं ही नहीं। 2 ही ज़िले हमारे हैं जहां पर ST नहीं है। एक तो हमारा ये अयोध्या ज़िला है और एक हमारा जो है जालौन ज़िला है। अयोध्या अभी नया हमारा ज़िला बना हुआ है। एक हमारा इसका पुराना पहले नाम हुआ करता था फैजाबाद, उसी को नाम बदल कर क्या किया गया? अयोध्या। और यहीं पर हमारा जो है राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और आप देख रहे थे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। बहरहाल ये मुद्दे हमारे अलग हैं, हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। उसके बाद कभी भी मौका लगेगा तो हम लोग एक बार बात करेंगे कि कहाँ क्या है। वैसे अभी तो करंट का मुद्दा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद हमारा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये सोनभद्र है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत है। तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र में जनजातियां पाए जाने का एक कारण हमारा भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम देखेंगे जो अनुसूचित जनजातियां हैं हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास। तो मध्य प्रदेश हमारा जो है इन जिलों से कुछ लगा हुआ है और सोनभद्र में इनके अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं। और ध्यान रखना सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणी जिला है। तो ये सोनभद्र के बाद अगर दूसरे नंबर पर पूछते हैं कि कहाँ पर इनकी जनसंख्या, तो ध्यान रखिएगा ये बलिया में है। और सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पर हैं? तो बताओगे बागपत में है। बागपत ये भी हमारा जो है जिला है। उसके बाद है राज्य की बड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? गोंड है। कौन सी जनजाति है? गोंड है। दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी है? खरवार है। और तीसरे नंबर पर कौन सी है? थारू है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये हमने जो है
और वही क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट में हमने जो है इनको जनसंख्या वाइज भी प्रदर्शित कर दिया है। बहरहाल ये सब डाटा याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि गोंड कितनी है, खरवार कितनी है और थारू कितना है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, जो ये जनजातियां हैं, जो मुख्य जनजातियां हैं, जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 3 जनजातियों का जिक्र किया हुआ है। एक जनजाति हमारी यहाँ पर थारू आप लोगों को दिख रही होगी, दूसरी जनजाति हमको यहाँ पर बुक्सा दिख रही होगी, और तीसरी जनजाति हमको यहाँ पर खरवार दिख रही होगी। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादा तो मतलब डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता है, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। ज़्यादा अगर डिस्क्राइब किया जाएगा तो आप लोगों का समय व्यतीत होगा। इस वजह से संक्षिप्त रूप में हम लोग इनको देखेंगे कि ये थारू क्या होती है, बुक्सा क्या होती है, खरवार क्या होती है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हमको देखना भी है। तो आइए, थारू, आप लोगों ने अपने यहाँ पर थार का मरुस्थल सुना हुआ होगा, तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो थारू जनजाति हमारी है, थार के मरुस्थल से आई होगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। थार के मरुस्थल से आने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? हमारा थारू पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मरुस्थल वगैरह होते हैं, उन मरुस्थलों में जीवन यापन करना कितना कठिन होता है, क्योंकि न तो वहाँ पर खाद्यान्न होता है, न तो वहाँ पर पानी होता है, और न वहाँ पर आप पशुओं को पाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, उस स्थान को हमको छोड़ना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य बड़ा दिमागी मानव है, क्या करता है कि जहाँ पर उसके लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, वहीं की ओर ये क्या करता है? प्रस्थान करता है। तो ये लोग आ जाते हैं कहाँ पर? तराई क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हमको देखने को कौन से लोग मिलते हैं? ये थारू लोग मिलते हैं। तराई हमको देखने को कहाँ मिलेगी? तो नेपाल हमारा जो है, और नेपाल में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हिमालय है, तो नेपाल की जो बेल्ट हमारी है वो हमारी क्या है? तराई है। खास तौर से अगर तराई की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, तराई हमारा गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, है ना, कई ज़िले हमको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और तराई क्षेत्र में क्या होता है? पानी वगैरह की अधिकता होती है। जो इन लोगों का कृषि का धंधा है वो आराम से यहाँ पर चल सकता है। इस वजह से इन लोगों ने इस क्षेत्र को यहाँ पर चुना हुआ था। इनका वंश क्या है? तो ध्यान रखिएगा, किरात वंश के। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थारू जनजाति का वंश क्या है, तो ध्यान रखना ये किरात वंश है। खाते क्या है, यानी खाद्यान्न क्या है? चावल है, क्योंकि तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, धान हो सकता है, और धान से हमारा क्या बन जाएगा? चावल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। वैसे धान का वैज्ञानिक नाम जो है ओराइजा सेटाइवा होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये तराई में होता है। सीधी बात है, तराई तो आप जानते हैं क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो पानी वगैरह होता है, बाढ़ वगैरह का, वो वहाँ पर क्या होता है? भरा रहता है। तो जो धान हमारा होता है, धान के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता के कारण ये लोग यहाँ पर धान को उपजाते हैं। उसके बाद इनमें जो विवाह होता है बिना दहेज का होता है। बहुत अच्छी प्रथा है, जो विवाह होता है बिना दहेज का होता है। जैसे आजकल हमारे समाज की एक कह सकते हैं थोड़ा सा गलत एक आदत है दहेज लेना। तो ये लोग देखो कितना जागरूक है, इनमें जो है दहेज नहीं चलता है। उसके बाद विवाह की जो रस्म करता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? भर्रा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? भर्रा। विवाह की रस्म जैसे आप लोग देखते हैं अपने लोगों में जो शादियाँ वगैरह होती हैं, उन शादियों में हमारे यहाँ पर कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों को क्या करता है कि पूजा पाठ वगैरह करवाता है। तो इसमें जैसे आमतौर पर देखते हैं हिंदुओं में ब्राह्मण हो जाते हैं, जिनको हम लोग आमतौर पर पंडित जी के नाम से जानते हैं। और जैसे मुस्लिम लोग होते हैं तो उनमें भी आप देखते होंगे काजी टाइप के लोग होते हैं। बहरहाल हमको इतना जानकारी नहीं है उनकी भाषा में उनको क्या कहा जाता है। ऐसे ही थारुओं में इनको क्या बोला जाता है? भर्रा कहा जाता है। भर्रा। अर्थव्यवस्था इनकी क्या है? कृषि है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे? कृषि को जो है यहाँ पर अपना मुख्य आधार मानेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर ये कृषि करेंगे तो कृषि के साथ साथ ये जो है पशुपालन को भी यहाँ पर जो है करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो कृषि है, कृषि से पशुओं को चारा वगैरह आसानी से हमारा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला है हमारा पॉइंट, इन लोगों के लिए शिक्षा के लिए लखीमपुर में जो है एक महाविद्यालय खोला गया है।
और हमने शायद पिछले वीडियो में बताया था उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो हमारा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। तो इतनी जानकारी आप थारू के विषय में याद कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 पर हम आ जाएंगे यहाँ पर बुक्सा जनजाति। बुक्सा या भोक्सा, इसी को हम नाम देते हैं यहाँ पर। क्या बाई चांस अगर आपको नाम नहीं मिलता है तो दूसरा नाम हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। भोक्सा भी आपको पेपर में लिखा मिल सकता है। ये जनजाति पाई कहाँ जाती है, बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर हमारा वही ज़िला है जो जहाँ से हमारा क्या होता है, उत्तराखंड से गंगा निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और शायद हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा हुआ था कि ज़रा ये बताओ गंगा जो है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है। तो एक लड़की का कमेंट आया था, बिल्कुल सही आपने बताया था। अगर मेरा वीडियो आप रोज़ देखती हैं तो वो फिर हमको कमेंट करके बताएंगी कि कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। तो ये 28 ज़िलों से होकर गुजरती है। तो जैसे हम आप लोगों से अगर हम कोई प्रश्न करते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। धीरे धीरे ऐसे ही आपको प्रश्न तैयार होते रहेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं भोक्सा, जो ये हमारे होते हैं या बुक्सा होते हैं, इनमें कई टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 टाइप का जिक्र किया हुआ है। जैसे एक हमारे होते हैं ब्राह्मण भोक्सा, एक हमारे होते हैं क्षत्रिय भोक्सा, एक होते हैं अहीर भोक्सा और एक हमारे होते हैं नाई भोक्सा। ये 4 टाइप के देखने को हमको ये भोक्सा या बुक्सा जनजाति देखने को मिलती है। उसके बाद इनका वंश क्या है, तो कुछ लोगों का मानना है ये पतवार राजपूत हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये लोग जो मराठे थे, मराठे हमको खास तौर से देखने को मिलेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और मराठों में आप नाम जानते होंगे किसका, शिवाजी का। मराठा वंश के संस्थापक थे कौन, शिवाजी। तो बोला यह जाता है कि मराठों के द्वारा ये भगा दिए गए थे। इसी वजह से क्या होता है कि ये उत्तर प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाते हैं। बहरहाल अगर एथेंटिक जानकारी की बात करेंगे तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, राजपूत मानेंगे। और कौन से राजपूत हैं, ये पतवार राजपूत हैं। इतिहास वगैरह कभी पढ़ेंगे तब इनके बारे में जिक्र होगी कि ये राजपूत क्या होते हैं, पतवार राजपूत कौन से होते हैं और राजपूतों के कौन कौन से प्रमुख वंश हैं जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। उसके बाद ये लोग जो है पूजा करते हैं किसकी, चामुंडा देवी की और महादेव की। हमारे जो जनजातियां हैं या फिर अन्य कोई समूह है तो उनमें धार्मिक आस्था होती है, तो उसी को ये लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूजा किसकी कर रहे हैं, चामुंडा देवी की और महादेव की यानी शंकर जी की। राजनीतिक अगर संगठन देखते हैं तो इनमें बिरादरी पंचायत पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जरा बताओ बिरादरी पंचायत जो राजनीतिक संगठन है ये किस जनजाति का प्रमुख लक्षण है, तो आप बताएंगे ये भोक्सा का या बुक्सा का जो है हमारा प्रमुख लक्षण है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं खरवार जनजाति। वैसे तो खरवार जनजाति में क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो कत्था बनाने का काम करती है, तो खरवार जनजाति काम करती है। आप लोग जानते हैं कि कत्था वगैरह जो है हमारा जो पान मसाला होता है, जैसे आपका जो है पान हो गया या मतलब जो थोड़ा सा मद्यपान वगैरह करते हैं तो जानते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। बहरहाल कत्थे का यूज हमारा जो है दवाओं वगैरह में भी किया जाता है। तो खरवार जनजाति ये हमारी सबसे अधिक देखने को मिलती है कहाँ पर, सोनभद्र में मिलती है। उसके बाद हमको देखने को मिर्ज़ापुर में मिलती है। इसके अलावा आपको जो हमारे पूर्वी ज़िले हैं उनमें देखने को मिलती है। उसके बाद इनका वंश जो है वो हमारा कौन सा है, सूर्यवंशी है। व्यापार हमने आपको बता दिया हुआ है कौन सा है, कत्था है। और उपजातियों में अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमने उपजातियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें सभी उपजातियों को आपको नहीं करना है। एक आप दौलतबंदी को कर लीजिए और आप एक मोगती को कर लीजिए। गोंजू को छोड़ दीजिए, मोझियाली को छोड़ दीजिए और खेरी को छोड़ दीजिए। लेकिन दौलतबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोगती बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि जरा बताइए दौलतबंदी किस जनजाति की उपजाति है, तो आप बताएंगे खरवार जनजाति की है। उसके बाद ये पूजा किसकी करते हैं, तो नाग देवता की पूजा करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इतनी जानकारी ली हुई है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको
खास तौर से ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी तथा यूपी पीसीएस के एग्जाम में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में इसके एक दो जो पॉइंट हैं जो हमने बताए, इनको आप लोग तैयार करिए, आपको ज़रूर इनसे लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा जो है आप लोग वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए, और जहां पर हमसे गलतियां वगैरह हो रही हैं उनको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।